हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। हम लोग हमारा 10th क्लास साइंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग हमारा जो अध्याय 3 है धातु और अधातु, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने धातु और अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए, जो धातुओं के रासायनिक गुण होते हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करती है, धातु जो है वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, धातु अम्लों के साथ क्या अभिक्रिया करती है और उनसे अभिक्रिया के बाद में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। देखेंगे आप लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है? धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो कौन कौन से उत्पाद बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जो धातुएं हैं ये वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है, आपको समझना है कि कोई भी जो धातु है उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाना, उससे हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है ना। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से एक रिएक्शन दी हुई है कि 2Cu + O2, मतलब ये जो Cu क्या है? कॉपर है, तांबा। यह क्या है? होती है धातु होती है। इसने किसके साथ अभिक्रिया की? इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड, इसने क्या बना लिया? यहां से कॉपर ऑक्साइड बनाया, मतलब इस कॉपर क्या हुआ? इस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ गई, तो ये क्या बना? ये कॉपर ऑक्साइड बना। ये हमारा पहला एग्जांपल है, ये हमारा यहां से दूसरा एग्जांपल है। यहां से हम देखते हैं कि ये क्या है? एल्यूमिनियम है। 4 एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के 4 पार्टिकल्स हम यहाँ पे लेते हैं। इसने भी क्या की? ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, तो यहाँ पे क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ठीक है, 4Al + 3O2 इक्वल क्या हुआ? यहां से 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि धातु, आपको याद रखना है, जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। आप और यहाँ पे अच्छे से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं धातुओं की रासायनिक गुण, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो याद रखिएगा, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। तो यहां से ये और ये क्या बने? धातु ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न तरीके से अभिक्रिया करती हैं। ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से अभिक्रियाएं करती हैं। किस प्रकार करेगी अभिक्रियाएं, देखते हैं। सबसे पहला याद रखिए कि जो सोडियम है और पोटेशियम, एक बार और याद रखना, सोडियम और ये जो पोटेशियम होती है ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, इन्हें हम खुले में नहीं रख सकते। तो यहां से देखेंगे सोडियम तथा पोटेशियम वायु के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं। अतः इन्हें मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो याद रखिए, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह वायु के संपर्क में आते ही अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती है और जलने लगती है, इसलिए सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखते हैं। तो पहला आपको याद रखना कि सोडियम तथा पोटेशियम जो है यह वायु के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना कि मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम धातु के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन धातुओं पर क्या होता है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से क्या बनता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया। आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम जो धातु हैं ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं और इन धातुओं पर क्या होता है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, Fe, ये आयरन होता है, लोहा होता है। Fe वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। ये ठोस अवस्था की बात हो रही है। जब ध्यान रखना, आयरन कैसा होता है? ठोस अवस्था में। तो आयरन जो है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जो लोहे का चूर्ण होता है, आयरन चूर्ण होता है, लेकिन लोहे चूर्ण, याद रखिएगा, लेकिन लोहे चूर्ण गर्म करने पर क्या होता है? तेजी से जलने लगता है। लोहे को जब भी हम क्या करेंगे, समझना है कि लोहा जो है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा,
लेकिन जो लोहे चूर्ण होता है उसे हम वायु के साथ गर्म करेंगे तो यह तेजी से क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि ये क्या है, एजी सिल्वर मतलब चांदी और एयू मतलब सोना, मतलब चांदी और जो सोना है यह वायु से क्रिया नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आभूषण होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो पहने जाते हैं तो वायु के संपर्क में रहते हैं, लेकिन वह वायु से किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले हमने पढ़ा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। तो आपको याद रखना कि धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और जो विभिन्न प्रकार से क्रियाएं होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्या होंगे, ऐसे धातु ऑक्साइड, आपको अच्छे समझना ये पूरा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड समझ रहे हैं, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो धातु ऑक्साइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीशियम धातु है, वो जोड़ दिया तो ये क्या हुआ, धातु ऑक्साइड हुआ। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा आती है, आपको समझना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो किससे अभिक्रिया करेंगे, अम्ल तथा क्षारक। क्लियर। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको इतने में ही याद हो गई होगी। ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या करेंगे, जो अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड ठीक है कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। रिएक्शन देख सकते हैं आप, Al2O3, तो यहां से Al क्या है, धातु है, O इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना, ये धातु ऑक्साइड बना। इस धातु ऑक्साइड ने किसके साथ, अम्ल, HCl क्या होता है, अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, यहां से आप देख सकते हैं लवण तथा जल, ये आपका साल्ट लवण बन गया और ये क्या बन गया, जल बन गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसने NaOH, ये क्या होता है, क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया की तो ये लवण और जल बने। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, अब हम पढ़ते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो हमारा सेकंड है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा था धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, अब हम जो पढ़ने वाले हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखेंगे जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, साथ में ही धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड आप पढ़ चुके हैं अभी। धातुओं पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन की परत जम जाती है उसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो धातु जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड बनाती है, और जब ये धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। रिएक्शन देखेंगे हम, सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहां से आप देख सकते हैं क्या बना, ये धातु ऑक्साइड है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस साथ में निकलती है। इसी प्रकार जब कैल्शियम जल के साथ, कैल्शियम क्या है, धातु है, कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसी प्रकार देखेंगे कि जो अलग अलग धातुएं होती हैं वह जल से विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ क्रिया करती हैं। याद रखिएगा आप लोग ये फैक्ट है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम क्या है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम ये है अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वह कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर, कॉपर और आपका गोल्ड, सोना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो हमने अब क्या पढ़ा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। पिछले 2 पॉइंट हम पढ़ चुके, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, साथ में ही हमने पढ़ा था धातुओं की। देखिए तो आपको अच्छे समझना है कि जो धातुओं के रासायनिक गुण हैं,
ये लगभग मान के चलो कि हमें 4 प्रकार से धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे कराई थी हमने। पहली धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सेकंड धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल पहले पढ़ चुके हैं ना, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक, तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया देखिए, धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण तथा हाइड्रोजन बनाएंगे। धातु तो ये आयरन है, Fe की अभिक्रिया में किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे HCl अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो क्या बना, FeCl2 मतलब लवण बना, और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली। इसी प्रकार यहाँ पे हमने धातु के रूप में लिया एल्यूमिनियम को, 2Al + 6HCl। HCl क्या है, अम्ल है, इससे क्या बना, हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। 2AlCl3 प्लस हमारा क्या निकला यहाँ से 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस हमें यहां से भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया जब भी करेगी तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। नंबर 4 देखेंगे, धातु की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। अच्छे समझना कि जब भी कोई एक धातु किसी अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। तो देखिए, धातु जब भी किसी लवण विलयन के साथ या धातु लवण विलयन के साथ क्रिया करती है तो लवण विलयन और धातु ही बनता है। इसको उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, आयरन है Fe + CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का लवण विलयन है। ये यहाँ पे भी एक धातु है और यहाँ पे क्या है, कॉपर इसमें मिली हुई है CuSO4 के साथ। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये आयरन ये Cu को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, अपनी जगह से क्या करेगा, इसको ये हटा देगा। Fe यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, FeSO4 प्लस यहां से जो Cu था वो निकल जाएगा, मतलब ये लवण मिलन प्लस धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़ा, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में कि धातुओं के रासायनिक गुण कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अलग अलग धातु ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से क्रिया करती है। फिर हमने पढ़ा था धातुओं की किसके साथ, जल के साथ अभिक्रियाएं, अलग अलग धातुएं भी जल के साथ अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया और धातु की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, हमारे जो बुक में दी हुई है, हमारा अगला टॉपिक है इसी में सक्रियता श्रेणी। सक्रियता मतलब क्या होता है, क्रियाशीलता। देखिए अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम, ये कैसे होती हैं, अधिक क्रियाशील धातु होती हैं जिन्हें हम खुले में नहीं रख सकते। लेकिन सोना चांदी ये कैसे होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो आपको ये अच्छे समझना कि सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान रखना, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अनुसार, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखेंगे हम लोग, देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, मतलब सबसे ऊपर जो धातु है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे नीचे जो धातु है वो कैसी, सबसे कम क्रियाशील है। तो वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो सक्रियता श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी। धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सबसे ऊपर जो धातु रहेगी वो सबसे क्रियाशील रहेगी, सबसे नीचे जो धातु है वो सबसे कम क्रियाशील रहेगी। इस श्रेणी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। आपको याद कर लेना है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये श्रेणी बनाई है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा है इसमें, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ऊपर है, मतलब पोटेशियम कैसी, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद में क्या आता है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। यहां से देखिए सबसे ऊपर जो धातु है वो कैसी है, सबसे अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन सेंटर में है, बीच में है, तो ये मध्यम क्रियाशील है। और सबसे नीचे कौन सी आती है, Au गोल्ड, सोना, ये कैसा है, सबसे ज्यादा कम क्रियाशील है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ा, आज क्या पढ़ा हमने यहाँ पे अच्छे से, धातु और धातुओं की रासायनिक गुण, जिसके अंतर्गत धातुओं की विभिन्न अन्य जो यौगिक है उनके साथ हमने यहाँ पे अभिक्रियाएं की। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।